Dear students, welcome back to you once again in our ongoing chapter Challenges of Nation Building. And in this chapter हम इसमें पढ़ चुके हैं कि भाई किस तरह से हैदराबाद रियासत के जो निज़ाम थे, निज़ाम उस्मान अली खान जो निज़ामुल मुल्क के वंशज थे वो मना कर देते हैं हैदराबाद रियासत को भारत में विलय करने पर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने से पूरी तरह से वो डिनाई कर देते हैं। और अल्टीमेटली सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऑर्डर से सैन्य कार्रवाई की जाती है और तब जाकर के हैदराबाद रियासत का भारत में विलय होता था। हालांकि बाद में हैदराबाद जो रियासत थी उसके विलय की सभी ने तारीफ़ की, ज़्यादातर लोगों ने इसके फेवर में ही वोटिंग की, मोर देन 90%। इवन मुस्लिम नेताओं ने भी इसकी तारीफ़ की। हैदराबाद रियासत का विलय हो ही भारत नहीं सकता था। तो यहाँ तक का हम पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर को डिस्कस करते हैं, मणिपुर रियासत। मणिपुर यहाँ के शासक थे महाराजा बोधचंद्र मणिपुर के राजा थे। साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद द इंडियन गवर्नमेंट ऑन द एश्योरेंस, और वो कर देते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर देते हैं। इसका मतलब क्या था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर जो भी साइन करेगा तो वो टेरिटरी हो जाएगी, वो रियासत हो जाएगी भारत में शामिल, उसका विलय हो जाएगा, भारत में विलय माना जाएगा। तो ये कर देते हैं इस पर हस्ताक्षर और एश्योरेंस लेते हैं भारत सरकार से, द इंटरनल ऑटोनोमी ऑफ मणिपुर वुड बी मेंटेन्ड। इंटरनल ऑटोनोमी का मतलब ये होता है कि आंतरिक स्वायत्तता मणिपुर की रखी जाएगी। तो एक स्वायत्तता होती है, एक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में तो ये होता है कि एक देश, एक राज्य एक देश से बिल्कुल अलग हो जाए, बिल्कुल उसको डिफरेंट कर दिया जाए, एक नया देश उसका बना दिया जाए। ऑटोनोमी में ये है कि आपको थोड़ी सी स्वायत्तता दी जाएगी, रहोगे आप देश के ही अंदर, लेकिन कुछ मामलों में आपको स्वतंत्रता दी जाएगी, वो आप मेंटेन कर सकते हो अपने। महाराजा हेल्ड इलेक्शंस इन मणिपुर इन जून 1948। मणिपुर की विधानसभा के लिए 1948 में महाराजा चुनाव करवाते हैं और इस तरह से मणिपुर वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू होल्ड एन इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। और इस तरह से मणिपुर एकमात्र ऐसा भाग बन जाता है पूरे के पूरे भारत का जिसमें सर्वप्रथम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होते हैं। ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, इसमें ये होता है कि किसी एक एज लिमिट होती है, इसमें किसी एक एज के बाद बिना किसी भेदभाव के, जाति, धर्म, भाषा, लिंग या किसी तरह के आर्थिक या सामाजिकता को आधार रखे के बिना वोट का अधिकार मिलना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहलाता है। क्योंकि ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के सब लोगों को वोट का अधिकार नहीं होता था, सिर्फ पढ़े लिखों को होता था या जो टैक्स देते थे उनको होता था। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से यही मतलब है कि सबको वोट का अधिकार हो। एक एज आप उसके लिए रख सकते हो, जैसे वर्तमान में भारत में वोट देने की आयु ही 18 वर्ष है, पहले 21 वर्ष हुआ करती थी। 1989 में इसको कम करके 18 वर्ष कर दिया गया था। तो इस तरह से किया जा सकता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये होता है कि बिना किसी भेदभाव के सबको वोट का अधिकार। तो इस आधार पर मणिपुर में चुनाव हुए, विधानसभा की जो चुनी हुई विधानसभा स्थापित हुई। In the Legislative Assembly of Manipur, there were sharp differences over the question of merger of Manipur with India. और मणिपुर की विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में इस बात पर गहरे मतभेद थे कि भाई मणिपुर का भारत में विलय हो। वो उसमें से बहुत सारे एमएलए नहीं चाहते थे कि मणिपुर का मर्जर हो, इंडिया में मणिपुर को भारत में मिलाया जाए। वो अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट रखना चाहते थे, भारत से अलग करना चाहते थे मणिपुर को। तो ये सारे के सारे वहाँ पर उनमें मतभेद थे। लेकिन क्योंकि महाराजा ने तो साइन कर दिए थे मर्जर पर एग्रीमेंट पर सितंबर 1949, तो जो एक तो साइन महाराजा ने 1948 को किए थे, तो किए थे बिफोर इंडिपेंडेंस, उन्होंने किए थे साइन 1948 से पहले, वो तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर कर दिए। अब इसके बाद उन्होंने मर्जर एक बार फिर से दोबारा 1949 में उन्होंने हस्ताक्षर किए, लेकिन वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली ने मणिपुर की इसको नहीं माना। पूरी तरह से मर्जर हो रहा था यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करके उनका विलय हुआ था, तो इसको माना नहीं। दिस कॉज्ड अ लॉट ऑफ एंगर एंड रिजेंटमेंट इन मणिपुर। तो इससे मणिपुर में बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ, नाराज़गी हुई, आक्रोश पैदा हुआ उन लोगों में। द रिप्रकशंस ऑफ विच आर स्टिल बीइंग फेल्ट। और आज भी ये नाराज़गी मणिपुर की आम जनता में, मणिपुर के लोगों में देखने को मिलती है, क्योंकि वो सारे के सारे भारत में मणिपुर के विलय के फेवर में नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि मणिपुर का भारत में विलय हो। सभी फेवर में नहीं थे, कुछ लोग थे।
लुक एट द पिक्चर। नो नो डोंट गेट अप, नहीं नहीं उठिए मत। योर हाईनेस जस्ट गिव मी दिस, आप सिर्फ मुझे ये दे दीजिए। दैट विल डू, ये काफ़ी होगा। तो ये जो पिक्चराइज किया हुआ है ये सरदार पटेल लिखा हुआ है, और ये कोई भी राजा है किसी भी रियासत का, और ये जिसको इसने बैंड किया हुआ ये आम जनता। इसके गले में पट्टी लगी हुई है, ये इस पर लिखा है स्टेट्स पीपल, ये आम जनता है। तो आप इस चित्र के माध्यम से देख रहे होंगे कि किस तरह से आम जनता का खून चूस रहे थे राजा महाराजा, किस तरह से उनको प्रेशराइज करके रखते थे, उनका एक्सप्लोटेशन करते थे। क्योंकि राजतंत्र कोई ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं होती है। राजा के खिलाफ एक शब्द भी बोल नहीं सकते हो आप, चुनो ही सरकार के खिलाफ तो जो मर्जी जितनी मर्जी उसकी आलोचना करो, राजा के खिलाफ कोई जा नहीं सकता था उस समय में। क्योंकि न्यायपालिका, विधानपालिका, कार्यपालिका सारे ही तो काम राजा के थे। राजा के मूड पर डिपेंड हुआ करता था कि वो किसको फांसी देगा, किसको इनाम देगा, इस तरह का शासन हुआ करता था। लेकिन जो इतनी सारी रियासतें थी, हमने लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ी, तो सरदार पटेल को दिखाया जा रहा है कि किस तरह से वो इन राजाओं को समझा बुझा करके कि आप मेरे को सिर्फ एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन, ये 3-4 चीज़ें, ये 3-4 सब्जेक्ट दे दीजिए, बाकी आप अपने पास रखिए, और ये दे दीजिए मेरे को स्टार्टिंग में आप, हम ज़्यादा कष्ट आपको देने वाले नहीं हैं। ऐसा सरदार पटेल समझा बुझा रहे हैं इस कार्टून में इस राजा को, ताकि एक बार ये इन विषयों पर सरकार की पकड़ हो जाए, उसके बाद धीरे धीरे से फिर पूरे का पूरा ही विषय जो सरकार को देखने हैं, पूरे के पूरे कानून के लिए पार्लियामेंट में अल्टीमेटली बनने हैं। तो स्टार्टिंग में से समझा बुझा करके सरदार पटेल ने राजाओं को मनाया, राजी किया, उनकी रियासत का भारत में विलय किया। दिस कार्टून कमेंट्स ऑन द रिलेशन बिटवीन द पीपल एंड द रूलर्स इन द प्रिंसली स्टेट्स। एक तो ये बता रहा है कार्टून हमें कि कैसे रिलेशन होते थे जनता और राजा के बीच, जनता को दबा करके रखते थे राजा लोग। एंड सेकेंड, एंड ऑल्सो ऑन पटेल्स अप्रोच टू रिजोल्विंग दिस इशू, और ये दिखाया जा रहा है कि सरदार पटेल किस तरह से इस इशू को, इस मुद्दे को रिजोल्व कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं, इसको किस तरह से इसका समाधान वो कर रहे हैं। तो ऐसा इसमें दिखाया गया है। सो ओके स्टूडेंट्स, रिमेनिंग पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।